वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 182 फोकस करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स और फोकस करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 4 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1976, 1980, 1983 या 1988? इसका आंसर सभी को पता होगा, 1980, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, 132, 143 और खाली 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये पूछ लिया था प्रश्न, अनुच्छेद 32। और यह सलाहकारी वाला राष्ट्रपति वाला 143 है इसका स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी कई बार बताया होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कोई परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार संसद में नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार है जो संसद में नहीं है? साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का नहीं है, संसद बोल दिया क्या? इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार ऐसा है जो राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति का। साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल लौटा सकता है। वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्त विधेयक को कहाँ लौटाता है? लोकसभा को भंग कर देगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति वित्त बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण विधेयकों या बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता और अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः वित्त बिल सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही जो है पूरा स्थापित किया जा सकता है उसके विचार के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? इनमें से कौन है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? जाकिर हुसैन, KR नारायण, N संजीव रेड्डी या VV गिरी? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित किसका रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति VV गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे और ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो 148 में है, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो है वो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 78। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों की उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नाम से नहीं चलेंगी, राष्ट्रपति के नाम से चलेंगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, जहाँ जहाँ दो वो नहीं होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति
भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? भारत में मंत्री परिषद इसमें रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे भारत में, मतलब पूरे जो है लोकसभा में आता है, पूरी लोकसभा के लिए। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है, याद रखिएगा। तो संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। विश्वास प्रस्ताव इसका उत्तर। और इस प्रकार के प्रस्तावों को जो है संसद यानी लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी ला सकती है यानी लोकसभा में, जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में अधिकतम प्रस्ताव पास हो जाने पर जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? भारत के संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का तो उल्लेख किया गया है, विनियोग विधेयक का भी नहीं है, बजट का नहीं है, बजट के स्थान पर ही तो किया गया है। वार्षिक वित्त विवरण भारत की संचित निधि का भी है। पूछा क्या है, कौन सा उल्लेख नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, बजट। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं कहीं पर भी, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्त विवरण का शब्द जो है वो मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल होता है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जैसे होता है एडवोकेट, जैसे होता है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। यह अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। कौन है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, सचिव विधि मंत्रालय का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में क्या करने का अधिकार है? किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। और ये जो महान्यायवादी है, कई बार बताया है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता कार्रवाई में संसद की। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। किस वर्ष में हुआ था? 1952, 1952 में। सभी एक जैसे लग रहे हैं तो देखने में। तो देखिए, भारतीय संसद 2 सदनों यानी लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है और यह जो है एक स्थायी सदन है राज्यसभा। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो 1/3 मेंबर हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, उसी साल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम? 1993। कब लागू हुआ? 1993। ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1999 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य मानव तस्करी का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा उपयोग का
आयोग का जो है वो गठन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की सुरक्षा करना वो तो होता ही है, जहाँ सेंट्रल का और स्टेट का। किसी जेल को देखना और उसका निरीक्षण करना, ये भी इसमें आता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा पर पुनरावलोकन करना और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने पर लोगों को सजा देना। कौन सा करेक्ट है इसमें? मतलब एक गलत होगा ही होगा, कौन सा? देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर। मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना तथा राज्य मानव अधिकार आयोग, सजा देने की बात हो रही थी ना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो सजा नहीं देता है ये खाली सिफारिश करेगा कोर्ट से, कोर्ट सजा देगा उसको। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो देश हैं उनको सजा देना राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अन्य सभी विकल्प जो हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में, उनके कार्यों के संदर्भ में आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें और राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करें तो जो है इनका जो कार्य है वो सजा देना नहीं है, केवल ये सिविल न्यायालय की इसमें शक्ति होती है, याद रखिएगा, दांडिक न्यायालय की नहीं होती। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है बताइए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और क्या है नीचे? उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है कैसे? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं, जिसमें कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष होता है, राजगृह मंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष का नेता जो है इसमें शामिल होता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।